हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पर्यावरण अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने थ्योरी कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कल हम लोगों ने एक क्लास की थी अपनी परिवार और मित्र नाम से। आज की जो हमारी क्लास है वो है कार्य एवं खेल से संबंधित, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल या फिर कार्य से। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा और सेशन को सभी के पास में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कहाँ से लिए जाते हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। तो अगर आपको पूरा किताब का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर कार्य एवं खेल। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, एक ना एक आपको हर साल देखने को मिलता है। तो चलिए, लिखा है कार्य एवं खेल। जिक्सो का खेल, सबसे पहले बात की जा रही है जिक्सो के बारे में। उम्मीद है सभी को पता होगा जिक्सो क्या होता है। लिखा है इस खेल में किसी चित्र के टुकड़े होते हैं जिसको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिक्सो के बारे में उम्मीद है सभी को पता होगा क्या होता है। अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। चित्र लगा है, इसको बोलते हैं जिक्सो। इसमें क्या होता है, एक चित्र है, ये देखिए आपके सामने मोर है और एक पेड़ है। इन जहाँ पे ये लाइनें आपको दिख रही हैं, इन सबको अलग अलग करके आपको एक ढेर लगा दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि आप इनको मिला करके इस प्रकार से एक चित्र बना दीजिए। इसमें क्या आपको करना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा जब आप इसको बनाओगे जिक्से को। तो इसमें देखिए क्या लिखा है जिग्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चे को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। बच्चों को आप इस प्रकार से जिक्सा बनाने के लिए दें कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, मतलब इतना आसान ना हो कि तुरंत बच्चा उठाया और उसने जोड़ दिया, उसके दिमाग के ऊपर कोई लोड ना पड़ा हो। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देना है। जब बच्चा सही कर ले, उसको बना ले जिक्सा को, तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लिया है, बिल्कुल सही तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले बात की गई थी जिक्सा की। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखना। जिक्सा को आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि जिक्सा का मतलब क्या होता है। किसी बड़े चित्र के टुकड़े कर देना और फिर उन टुकड़ों को क्या करना, एकत्र करना और सही तरीके से जोड़ देना, ये होता है जिग्सा। देखते हैं आगे। आगे आपका दिया गया है छुपन छुपाई और अंताक्षरी छोटे बच्चों के खेल हैं। कौन कौन से खेल होते हैं? छुपन छुपाई और अंताक्षरी जो होते हैं छोटे बच्चों के खेल होते हैं। ये देखिए चित्र हमने लगा रखे हैं दो आपके सामने। ये देखिए एक लड़का क्या कर रहा है, पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा है, बाकी सारे बच्चे क्या हो गए, छुप गए जाकर के पेड़ के पीछे या फिर झाड़ियों के पीछे। फिर ये बालक क्या करेगा, जो यहाँ पर आंख बंद करके खड़ा है, इनको ढूंढने के लिए जाएगा। तो ये सब क्या है, छोटे बच्चों के खेल होते हैं। आप लोग इनको याद रखना। उसके बाद में अंताक्षरी भी आप लोगों को पता है कि दो समूह बनाए जाते हैं, दो दो चार चार बालक बैठते हैं एक एक समूह में है, और वो लोग अंताक्षरी कोई भजन या फिर कोई संगीत या फिर कोई कविता गाते हैं। जो आपका लास्ट वर्ड निकल के आएगा, जो अक्षर निकल के आएगा, वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जो आपका दूसरा ग्रुप होगा। तो अंताक्षरी और छुपन छुपाई क्या होते हैं, छोटे बच्चों के सब क्या होते हैं, खेल होते हैं। उसके बाद लिखा है खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह है, देखिए मान लीजिए कोई खिलाड़ी इस प्रकार से है, आपकी क्लास में कोई बालक बहुत अच्छी तरीके से कबड्डी खेलता है या फिर बैट बॉल खेलता है या फिर कह लीजिए छुपन छुपाई बहुत अच्छी तरीके से खेलता है या फिर उसको अंताक्षरी बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो नीची कास्ट का रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर उस खिलाड़ी की जात या फिर उसकी आर्थिक स्थिति को नहीं देखना है कि गरीब है या फिर अमीर है। आपको उसके टैलेंट के बारे में उसको कदर करनी है कि इस बालक के अंदर इतना टैलेंट है, ये खेल में अव्वल दर्जे का विद्यार्थी है, ये अपने खेल के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है और काफ़ी मेहनत करता है। तो आपको उसकी प्रशंसा करनी है, ना कि आपको इसके आधार पर आकलन कर देना है कि अरे ये तो गरीब बालक है, ये तो सिर्फ खेल सकता है, पढ़ नहीं सकता है, या फिर ये पढ़ाई में मेहनत नहीं कर सकता है, सिर्फ खेल ही खेल सकता है और आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको उसकी जात या फिर उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके खेल की पहचान नहीं करनी है। आपको करनी है उसकी योग्यता, यानी कि उसके टैलेंट के आधार पर उसकी खेल की पहचान करनी है कि ये बालक इस खेल में बहुत योग्य है और काफ़ी अपने तन मन धन से वो इस खेल को खेलता है और वो इस खेल के लायक है, उसको आगे बढ़ना चाहिए इस खेल में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। आगे लिखा है किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि किस स्तर के लिए खेलता है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, कोई भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से होती है, ना कि उसके स्तर से कि वह किस स्तर से खेलता है। चलिए आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए सबसे पहले क्रिकेट मैच का। आपके यहाँ पर कोई आदमी ऐसा है जो कि
खेल के लिए 5 से 7 घंटे का नियमित समय दे रहा है और रोज़ बैट बॉल खेलने जाता है, प्रैक्टिस करता है, अच्छी तरीके से पसीना बहाता है। ठीक है, तो आपको उस खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से करनी है कि हमारे जो सामने भैया रहते हैं या फिर जो चाचा रहते हैं या फिर जो भी कोई आपके लगते हैं रिश्ते में, वो काफ़ी मेहनत करते हैं अपने क्रिकेट के लिए। तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत की और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आपको उनको इस स्तर से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि ये 5 घंटे अपनी ज़िंदगी के रोज़ ख़राब करते हैं जाकर के और इनका सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नहीं हो पाया है, तो ये बेकार है। तो आपको किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से करनी है, ना कि उसके स्तर को देख करके कि ये तो निम्न स्तर के खिलाड़ी हैं, ये तो सिर्फ रणजी खेल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही खेल सकते, स्टेट लेवल पर ही मतलब ये खेलते हैं। इनके अंदर वो योग्यता नहीं है कि भारत के लिए जाकर के सीधे ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतर जाएँ और वहाँ पर खेल करके दिखाएँ, तब हम मानें कि इनके अंदर योग्यता है। तो आपको किसी भी खिलाड़ी के लिए ये चीज़ अपने दिमाग में कभी नहीं लानी है। आपको देखनी है उसकी लगन को कि वो कितना वक़्त अपने खेल के लिए दे रहा है, ये देखना है। ना कि आपको ये देखना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल नहीं पाया तो वो खिलाड़ी बेकार हो गया। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, आपको उसकी लगन को देख कर के उस खिलाड़ी को जज करना चाहिए। आपको ये हमेशा याद रखनी चाहिए बातें। आगे लिखा है आपका किट-किट, कबड्डी-कबड्डी, चेडू-गुडू, हुतुंतु या फिर हा-डू-डू शब्द कबड्डी के हैं। आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं, कई बार एग्ज़ाम में बन चुका है। किट-किट किस खेल के लिए प्रयोग होता है? तो कबड्डी। कबड्डी-कबड्डी सबको पता है कबड्डी के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है और चेडू-गुडू आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी के लिए प्रयोग में लाते हैं और क्या लाते हैं? हुतुंतु भी कबड्डी के लिए लाया जाता है और हा-डू-डू शब्द भी कबड्डी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आप लोग ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं अपने साथ में। तो चलिए अब देखते हैं अपने आगे जितने भी शब्द हैं यहाँ पर इनको अपने पास में लिख करके रख सकते हैं। किट-किट, कबड्डी, चेडू-गुडू, हुतुंतु, हा-डू-डू शब्द ये सब किसके लिए प्रयोग करते हैं? कबड्डी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने कबड्डी, ये देखिए कबड्डी खेली जा रही थी, तो हमने उसकी पिक्चर आप लोगों की लगाई है कि आपके समझ में आ सके कबड्डी किस प्रकार से खेली जाती है। कबड्डी में प्लेयर होते हैं 12, लेकिन एक बार में मैदान में कितने लोग उतरते हैं? 7 लोग उतारे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथी, 5वीं, छठी और ये 7वीं। करना क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कबड्डी-कबड्डी बोलते हुए आता है, तो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, देखिए व्हाइट ये देखिए लाइन दिख रही है। आपको इसके पार अपना पैर रखना है, इस लाइन के पार में। अगर आप इस लाइन को पार नहीं कर पाए, अपना एक पैर इस लाइन के पार आप नहीं रख पाए, तो आपका 1 पॉइंट चला जाएगा। वो पॉइंट किसको मिलेगा? इस टीम को मिल जाएगा, जहाँ पर आप बोलने गए थे कबड्डी-कबड्डी। तो यहाँ से इसने पैर रखा इस लाइन को पार करने के लिए, ये देखिए इस खिलाड़ी ने इसको उठा लिया और पटक दिया उठा करके। तो इस प्रकार से होता है कबड्डी का खेल, जिस प्रकार से हम लोग खेलते हैं वैसे नहीं होता है। तो आपको लाइन ज़रूर पार करनी पड़ती है और 7 प्लेयर एक साथ खेलते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 12 होते हैं, लेकिन मैदान में कितने उतरते हैं एक बार में? 7 को उतारा जाता है। आप लोग इसको याद रखना। ये है आपका कबड्डी, ये लेडीज़ कबड्डी हो रहा है और इधर पुरुष कबड्डी हो रहा है। आगे देखिए लिखा है कबड्डी की टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन एक बार में कितने उतरते हैं मैदान में? 7 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे मैदान में एक साथ उतरे हुए। आगे देखिए लिखा है कबड्डी में आँख, हाथ व पैर की ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। किसकी-किसकी रखना पड़ता है? आँख की रखनी पड़ती है कि हमारी तरफ कौन आ रहा है या फिर हम किसकी तरफ जा रहे हैं बढ़ते हुए। हाथ व पैर की ज़बरदस्त तालमेल आपको बैठानी पड़ेगी, तभी आप कबड्डी में सफल हो सकते हैं कबड्डी के खेल में। आगे लिखा है कबड्डी व खो-खो में खिलाड़ियों को छू लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप कबड्डी-कबड्डी बोलते हुए जाओगे तो आपको किसी भी खिलाड़ी को छू कर के आना है, यानी कि उस खिलाड़ी को आपका हाथ या फिर आपका पैर कुछ ना कुछ छूना ज़रूर है। उसके बाद में जब आप वापस आ जाओगे तभी आपको पॉइंट मिलेगा, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो छूना बहुत ज़रूरी है खो-खो और कबड्डी में किसी अन्य खिलाड़ी को। आप लोग इसको याद रखना। कौन-कौन सी बातें याद रखने वाले हैं कबड्डी से? पहली बात ये होगी कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, आप लोग इसको याद रखना। लेकिन मैदान में कितने उतारे जाते हैं? मैदान में एक साथ में 7 उतारे जाते हैं 12 में से, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कबड्डी में आँख, हाथ व पैर की ज़बरदस्त क्या होती है? तालमेल रखनी पड़ती है। नीचे पॉइंट लिखा है कबड्डी व खो-खो में खिलाड़ियों को छूना बहुत ज़रूरी होता है। कबड्डी व खो-खो में खिलाड़ियों को छूना ज़रूरी होता है, तभी आपको पॉइंट मिलेगा जब आप किसी खिलाड़ी को छू करके आएँगे तब। क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों को छूना ज़रूरी होता है? क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपका कबड्डी अगर दिया या फिर खो-खो दिया है तो आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग याद रखना इनको। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये आपका खो-खो, ये देखिए खो-खो हो रहा है। यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, उसके बाद में यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और यहाँ पे लोग खड़े होते हैं इनके बीच में, उनको छूता है, यहाँ से निकलता हुआ जाएगा सीधे। अगर जितने लोगों को छूता जाएगा उतने लोग बाहर होते चले जाएँगे।
अपोजिट साइड के। जो लोग बैठते हैं और जो यहाँ पे खड़ा होता है वो एक टीम के होते हैं, और जो लोग इसके बीच में खड़े होते हैं वो लोग दूसरी टीम के होते हैं। यहाँ से बंदा दौड़ता हुआ जाएगा एक साइड में, और जो लोग खड़े होंगे उनको छूने की कोशिश करेगा। अगर वो छू जाएंगे तो वो लोग बाहर चले जाएंगे, और उनका पॉइंट किसको मिलेगा? जो लड़की यहाँ पर छूने की कोशिश करेगी उनको उनको एक पॉइंट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से खेलते हैं खो खो। आगे देखिए, लिखा है खो खो टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के टीम में भी कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं? कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में भी कितने होते हैं? एक टीम में 12 होते हैं। आप लोग इसको याद रखना मोटे मोटे तौर पर। आगे लिखा है कच्चा तेल बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। एक बार क्वेश्चन आपका बन गया था कि कच्चा तेल की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि आपको थोड़ी सी बता दी जाए कच्चा तेल के बारे में क्या विशेषता होती है। कच्चा तेल कैसा होता है? पहली बात तो बदबूदार होता है। जो दूसरी बात है वो है बदबूदार होने के साथ में गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। कैसा होता है? बदबूदार होगा, गाढ़ा होगा और गहरे रंग का होगा। कच्चे तेल से पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है? डीजल को निकाला जाता है, पेट्रोल और ग्रीस आदि निकाली जाती है। केरोसिन का तेल भी कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। आप लोग इसको याद रखना। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आपके ये सब खेल हैं जो आपके छोटे बच्चे के द्वारा खेले जाते हैं। ये हो गया आपका गिल्ली डंडा। ये देखिए गिल्ली डंडा लड़कियां भी यहाँ पर खेल रही हैं। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इसको खेला जाता है। तो ये सब आपने खेले भी होंगे या फिर देखे तो जरूर ही होंगे। और कौन से खेल होते हैं? ये होता है कोढ़ा वाला खेल। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की कोढ़ा लेकर के घूमती है और किसी के पीछे आपको डालना पड़ता है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये कोई पीछे पलट के नहीं देखता है जब तक कि कोढ़ा पीछे ना पड़े। अगर आपके पीछे कोढ़ा पड़ गया है और आप पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं, जो लड़की डाल के जाएगी जब पूरा एक राउंड मार के आएगी तो कोढ़ा उठाएगी और आपको मारना स्टार्ट करेगी जब तक कि आप एक राउंड पूरा दौड़ के घूम के अपनी जगह पर नहीं बैठ जाएंगे, तब तक ये आपको पीटती रहेगी। अगर आप कोढ़ा नहीं देख पाए कि आपके पीछे पड़ा था या फिर नहीं पड़ा था। अगर आप जान गए तो आप कोड़ा उठा करके इसको दौड़ा सकते हैं और इसको जब तक मारते रहेंगे जब तक ये आपकी जगह पर आकर के नहीं बैठ जा रही है। तो इसको बोलते हैं कोड़े वाला खेल। यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखने के बाद में क्या की जाती है, एक बॉल होती है जिसके द्वारा इसको गिराया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखे कंचे, कंचे का खेल अधिकतर बच्चों ने खेला ही होगा। तो ये सभी खेल कैसे हैं? बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं। कौन कौन से? गिल्ली डंडा हो गया आपका, और क्या हो गया? कोड़ा वाला खेल हो गया, छुपन छुपाई हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया। ये सभी क्या है? बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं। आगे ये देखिए आपका यहाँ से डीजल पेट्रोल निकाला जाता है। यह है बॉम्बे हाई आपका। इस प्रकार से तेल शोधक कारखाने लगाए जाते हैं और यहाँ से तेल निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खेलते समय सुनीता के पैर की हड्डी टूट गई जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया, कितने समय तक पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहेगा? क्लास में 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उम्मीद है 8 के 8 क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए सभी लोग। खेलते समय सुनीता के पैर की हड्डी टूट गई जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया, कितने समय तक पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहेगा? 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह। इसका अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कि अगर आपके हाथ या पैर की हड्डी टूटी है तो कम से कम प्लास्टर को 6 सप्ताह तक चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। किस खेल में खिलाड़ी की आंख हाथ पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा खेल होता है जिसमें आंख हाथ पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। तो इसका बताइए सभी लोग आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जो लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा इसका। कबड्डी एक इस प्रकार का खेल है जिसमें किसी भी खिलाड़ी को अपने आंख हाथ पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है अगर वो कबड्डी खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हमें सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए, यह वाक्य किस महापुरुष का है? आपको यह बताना है। हमें सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए, यह वाक्य किस महापुरुष का है? सरदार पटेल का है, महात्मा गांधी का है, पंडित नेहरू का या फिर चित्तरंजन दास का है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें सभी को अपने जीवन में हर तरीके का काम सीखना चाहिए। तो आप लोग याद रखना इसको, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में है। इसका हो जाएगा सही आंसर महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, अन्य से भिन्न है। आपको बताना है इनमें से क्या भिन्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में बनते हैं। अधिकतर हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा अन्य से भिन्न वाला देखने को। तो इसमें जो भिन्न है वो है कोयला। कोयला क्या है? ठोस है, बाकी सब क्या है? तरल हैं। पेट्रोलियम, पैराफिन और ग्रीस ये सब तरल हैं।
कोयला क्या है? ठोस है। तो इसमें अन्य जो भिन्न है वो है कोयला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी और खो खो में हमने बात की थी अभी, कितने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खो खो में कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। आगे लिखा है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी और खो खो में 12 अभी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार में उतारे कितने जाते हैं ग्राउंड में? 7 उतारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 तो हैं भी नहीं और ना ही बात की गई है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या लिखा है, चेडू गुडू हुतुंतु छू किटकिट किस खेल से संबंधित हैं? सभी लोग बताएंगे। चेडू गुडू हुतुंतु छू किटकिट किस खेल से संबंधित हैं? खो खो से संबंधित हैं ये, कबड्डी से, शतरंज से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको अभी बोला भी था कि आप लोग इनको याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। तो चेडू गुडू हुतुंतु छू किटकिट ये सब संबंधित हैं कबड्डी से। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे संबंधित हैं? कबड्डी खेल से संबंधित हैं ये सभी के सभी शब्द आपके। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम की सही अभिलक्षण चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से पेट्रोलियम के लिए कौन सा लक्षण सही है। पहला ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल। लिखा है बिना गंध का, जबकि हम लोगों ने बात की थी कैसा होता है, इसमें गंध होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गया आपका कट। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, बदबूदार गंदा गहरे रंग का तेल। गंदा या फिर गाढ़ा यहाँ पे होगा, क्या होगा? गाढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तेल किस प्रकार का निकाला जाता है? बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, और किस प्रकार का होता है? गहरे रंग का तेल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जबकि तीसरे में देखिए क्या लिखा है, बदबूदार पतला। पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है, यहाँ पर भी लिखा है पतला। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका कट गया पतला होने की वजह से। और ऑप्शन नंबर 1 कट गया आपका, बिना गंध का लिखा था, जबकि इसमें इस तेल में बदबू आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, और कैसा होता है? गहरे रंग का तेल होता है पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल निकाला जाता है वो। तो उम्मीद है आपके 8 में से 8 क्वेश्चन जो है सही निकले। अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लास पढ़ी होगी या फिर समझी होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप। ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको वहाँ पर हमारी जितनी क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी। और आपको कोई भी हमारी 2 नोट्स जब आप बाय करोगे, या मान लीजिए आपने ईवीएस और हिंदी का बाय किया, तो आपको सामाजिक विज्ञान का नोट्स फ्री में मिलने वाला है। यानी कि 200 रुपये में आपको 3 नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स की कीमत आपको 65 रुपये की पड़ेगी अगर आप तीनों खरीदोगे तो आपको 2 नोट्स खरीदने पर तीसरा बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो आपको जाना है हमारे ऐप के ऊपर। ये देखिए आपको हिंदी की थोड़ी सी कटिंग हमने यहाँ पर लगाई है अपने नोट्स की। इस प्रकार से आपको हिंदी के नोट्स मिलने वाले हैं, और इस प्रकार से आपको मिलने वाले ईवीएस के नोट्स। देखिए कितने अच्छी तरीके से बताया गया है उत्तराखंड के बारे में। और इस प्रकार से आपको मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के नोट्स। तो जिनके पास में सेकेंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान है, उनको ये नोट्स जरूर खरीदने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत ही कम नंबर ला पाते हैं लोग। 15 से 20 या फिर 20 से 22 ही नंबर ला पाते हैं सेकेंड पेपर में। अगर आप नोट्स को खरीदोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है और आपके एग्जाम को देख करके बनाया गया है इस नोट्स के अंदर। तो आपको ये नोट्स जरूर खरीदने चाहिए 60 से 65 रुपये में जो आपको पढ़ रहे हैं। यानी कि 200 रुपये में 3 अगर आप खरीदोगे तो आपको 60 से 65 रुपये का ही एक नोट्स पढ़ने वाला है। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।